हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कोरियोलिस फोर्स के बारे में। तो चलिए, फोर्स इज एन अपेरेंट फोर्स, यानी ये कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है। ये जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो तब ये फोर्स लगती है। ओके, अब क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है तो हमारी अर्थ पर भी ये कोरियोलिस फोर्स काम करती है। अब ये क्या करती है, ये अफेक्ट करती है मूविंग बॉडी। जैसे आपकी एयर मूव करती है तो उसको अफेक्ट कर देगी, वाटर मूव करता है तो वाटर को अफेक्ट कर देगी ये कोरियोलिस फोर्स। ओके, तो ड्यू टू अर्थ रोटेशन, अर्थ की रोटेशन की वजह से मूविंग जो ऑब्जेक्ट हैं उनको डिफ्लेक्ट कर देती है फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। अब ये क्या है, देखिए मान लो कि अगर आपकी विंड चल रही है इस तरीके से, ओके, तो ये कोरियोलिस फोर्स अगर इस पे काम करेगा रोटेशन की वजह से तो वो क्या कर देगा, इसको डिफ्लेक्ट कर देगा अपनी ओरिजिनल पाथ से। ओरिजिनल पाथ क्या था ये, लेकिन डिफ्लेक्शन हो जाता है ओके कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो ये यही यहाँ पर यही लिखा है कि कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को डिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, The effect is important mainly for large scale atmospheric and oceanic movement। अब इसका मतलब ये है कि क्योंकि डिफ्लेक्शन जो है ये मूवमेंट और रोटेशन की वजह से हो रहा है तो इतना ज्यादा कोई फोर्स दिखता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ लार्ज बॉडी पे ही दिखता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लार्ज बॉडी पे ही हम देखते हैं। ओके, कोरियोलिस फोर्स डज नॉट इनिशिएट विंड मूवमेंट। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, इसकी वजह से विंड नहीं चलती है। विंड और एयर जब मूव करती है तब ये कोरियोलिस फोर्स लगता है। विंड किस वजह से इनिशिएट होती है, विंड चलती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। हमें पता है जहाँ पे लो प्रेशर है और कहीं पर हाई प्रेशर है तो विंड क्या चलेगी, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो अगर विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही है तो यहाँ पर अगर कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा है तो विंड को कैसे मूव करा देगा, वो इस तरीके से विंड थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, ये हाई टू लो एग्जैक्ट अपने पाथ को छोड़कर दूसरी तरफ मूव कर जाती है, इसी को हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। ओके, नाउ अब देखिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारी अर्थ की जो मूवमेंट, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। ओके, नाउ अगर ये हमारा इक्वेटर है, ओके, ये लैटिट्यूड हम पढ़ते हैं इक्वेटर, एंड लॉन्गिट्यूड हम पढ़ते हैं कुछ इस तरीके से हमारी लॉन्गिट्यूड होती है जो कि पोल्स पर तो मर्ज कर जाती हैं, एंड ये यहाँ पर इक्वेटर पे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए, इक्वेटर पे स्पीड रोटेशन की ज्यादा होती है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि इक्वेटर पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, पोल्स पर बस इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है अर्थ को, और अर्थ तो एक साथ ही रोटेट होती है। ऐसा तो नहीं होता कि पहले ये एरिया रोटेशन कर गया देन उसके बाद ये होगा, ऐसा नहीं होता। एक साथ पूरी अर्थ रोटेशन करती है, एंड उसमें क्या होता है, उसकी स्पीड इक्वेटर पे सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर उसको ज्यादा एरिया ट्रेवल करना पड़ता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं, तो ये एक बॉडी है ए, ये एक बॉडी है बी। अब इसको इतना ट्रेवल करना है डिस्टेंस सिर्फ 5 किलोमीटर। ओके, एंड ये जो हमारा बी बॉडी है इसको इतना एरिया ट्रेवल करना है जो कि है आपका 10 किलोमीटर। अब इसके पास टाइम कितना है, 24 घंटे ही है, ठीक है, ट्रेवल करने के लिए। तो ये ए पॉइंट क्या करेगा, ये तो अपनी स्पीड से मूव करे, लेकिन बी पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इसे ज्यादा एरिया ट्रेवल करना है। ठीक है, टाइम दोनों के पास सेम है। ओके, तो इसी तरीके से इक्वेटर पे स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि उसे ज्यादा एरिया ट्रेवल करना है। आई होप ये आपको समझ आ गई। तो ये यहाँ पर यही लिखा है कि हाई लैटिट्यूड में स्लोअर स्पीड होती है हमारी अर्थ की, मिडिल लैटिट्यूड में उससे मॉडरेट, एंड लो लैटिट्यूड जो कि आपकी इक्वेटर है वहां पर अर्थ के रोटेशन की फास्टर स्पीड होती है। ओके, जो कि इक्वेटर पे कितना है, मैक्सिमम। देखिए लाइन पर मत जाइएगा क्योंकि इक्वेटर यहाँ से पास नहीं होता है, बट ये लिखा है कि इक्वेटर पे स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। नाउ यहाँ पर क्या लिखा है कि व्हेन एयर और वाटर मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, मैंने आपको बताया जब विंड या एयर कोई भी स्ट्रेट पाथ में जाती है, इट ट्राई टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल पाथ, वो अपना ओरिजिनल पाथ मेंटेन करने की कोशिश करती है। ओके, जैसे अगर यहाँ से विंड चल रही है यहाँ पर तो अपनी ओरिजिनल पाथ को ही मेंटेन करना चाहेगी, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन स्पीड एट डिफरेंट लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूडनल डिफरेंस है स्पीड में, ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन हो जाता है। ओके, अभी कैसे होता है ये अब हम आगे देखेंगे। ओके, अगर डायरेक्शन और डिफ्लेक्शन देखें तो ये हमने देखा था कि हमारी जो अर्थ है वो सेम स्पीड से रोटेट नहीं करती है, वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन होता है उसका, और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा रोटेशन होता है, और पोल्स पे जैसे जैसे हम जाते हैं तो रोटेशन की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। कोरियोलिस फोर्स इसी तरीके से काम करती है, जहाँ पर अगर आप इक्वेटर पे मैक्सिमम स्पीड देखते हैं तो कोरियोलिस फोर्स यहाँ पर 0 होती है। ओके, कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कहाँ होती है, पोल्स पे। ये मैंने आपको चार्ट दे दिया है, इससे आप याद रखिएगा। कोरियोलिस फोर्स वेरी करती है लैटिट्यूडनली क्योंकि स्पीड में डिफरेंस है। यहाँ इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स कितना होगा, 0 लैटिट्यूड, और जैसे जैसे आप हाई लैटिट्यूड में जाएंगे कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज होता जाएगा।
ओके नाउ अब कोरोलिस फोर्स कैसे काम करता है, जैसे आपका विंड लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चल रही है, ओके तो इसका ओरिजिनल पाथ है आपकी विंड का। नाउ अगर इस पे कोरोलिस फोर्स लगेगा तो नदर्न हेमिस्फीयर आपका इक्वेटर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये राइट की तरफ मूव कर जाए। देखिए विंड का डायरेक्शन यहाँ से देखते हैं कि अगर नॉर्थ की तरफ आप अपना फेस करके बैठे हैं तो आपकी जो ये होगी राइट साइड एंड ये होगी लेफ्ट साइड। अगर सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आप फेस करके बैठे हैं साउथ की तरफ, इसी तरीके से अगर विंड का मूवमेंट साउथ की तरफ हो रहा है तो ये हो गया लेफ्ट विंड का और आपका भी, और ये हो गया राइट। ओके तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड का डिफ्लेक्शन कैसे होता है, राइट साइड में, एंड साउथ में डिफ्लेक्शन किस साइड में होता है, अगर ये ओरिजिनल पाथ है तो लेफ्ट साइड में। तो ये चीज यहाँ पर यही लिखी है कि नदर्न हेमिस्फीयर में कोरोलिस फोर्स का डिफ्लेक्शन किस तरफ करती है, राइट की तरफ। सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट की तरफ होता है। इक्वेटर पे ये 0 होता है, यहाँ पर भी मैंने लिखा है इक्वेटर पे नो डिफ्लेक्शन क्योंकि इक्वेटर पे स्पीड ज्यादा है। ओके अब देखिए इस एक स्लाइड में हम देखेंगे कि ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है कोरोलिस फोर्स का। देखिए ये आपके एटमॉस्फेरिक विंड को भी मूवमेंट इसी से मिलता है, क्योंकि देखिए अगर आपकी ये विंड है तो विंड कैसे मूव करनी चाहिए, हाई प्रेशर से, जैसे ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर, विंड कैसे मूव करनी चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये एकदम स्ट्रेट पाथ पे आनी चाहिए, लेकिन विंड डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, विंड कैसे चल रही है, विंड ऐसे चल रही है। ओके तो ये जो आप देखने को मिल रहा है आपको विंड का मूवमेंट, ये कोरोलिस फोर्स की वजह से मिल रहा है। इसको स्ट्रेट ना होकर ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होती है, कि अगर आप इधर देखिए यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन है। ओके तो ये किस वजह से, कोरोलिस फोर्स की वजह से। साइक्लोन एंटी साइक्लोन का जो मूवमेंट है वो भी वेरी करता है कोरोलिस फोर्स की वजह से। अब देखिए नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन कैसे मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे मूव करते हैं साइक्लोन, क्लॉकवाइज। ये जो आपको मूवमेंट दिख रहा है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये कोरोलिस फोर्स की वजह से, डिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, एंटी साइक्लोन भी कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलते हैं एंड मूवमेंट होता है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है, एंड ये यहाँ पर क्लॉकवाइज नदर्न हेमिस्फीयर में एंड सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। ये आप याद रखिएगा। ओके क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि साइक्लोन का नदर्न हेमिस्फीयर में मूवमेंट कैसा है, तो वो नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्लॉकवाइज है लेकिन एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज है। सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्लॉकवाइज है लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज है। ओके ये आपको याद रखना है। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटर पे नहीं आते हैं। इसका रीजन भी क्या है, कोरोलिस फोर्स है, क्योंकि स्पीड जो है यहाँ पर ज्यादा होती है एंड यहाँ पे कोरोलिस फोर्स बहुत कम होती है। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए डिफ्लेक्शन और सर्कुलर मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, कोरोलिस फोर्स। तो ये इक्वेटर पे आपको कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को नहीं मिलेंगे। इक्वेटर, ये आपकी इक्वेटर है, यहाँ पे साइक्लोन नहीं है, इसके नॉर्थ में या इसके साउथ में आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। एंड ये ओशन करंट्स का जो मूवमेंट है सर्कुलर, ये भी इसकी वजह से, ओशन करंट सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। जैसे आपको ये देखिए क्लॉकवाइज एंड नदर्न हेमिस्फीयर में, ओशन करंट्स क्लॉकवाइज नदर्न हेमिस्फीयर में एंड एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में। ये भी जो मूवमेंट है किस वजह से है, ये भी कोरोलिस फोर्स की वजह से है। ये चीज मैंने यहाँ लिखी भी है, कोरोलिस फोर्स प्ले अ वाइटल रोल इन ओशन सर्कुलेशन, डिफ्लेक्शन ओशन करंट्स टू द राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इन्फ्लुएंस ओशन गीजर, ये जो आप सर्कुलर पाथ देखते हैं इसको हम गीजर भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट करंट पाथ इन द, देखिए इन दोनों हेमिस्फीयर में जो आप ये देख रहे हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है ओशन करंट्स का, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, ये किसकी वजह से, कोरोलिस फोर्स की वजह से। दैट्स ऑल अबाउट कोरोलिस फोर्स, जो कि आपका ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसको एक लेक्चर में बताया था, वैसे बहुत छोटा लेक्चर है ये, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है बताने के लिए, बट फिर भी मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको इसमें करा दिए। एंड अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।